Okay, hello everybody. I hope you can see the screen. Fine. So see, in last class we started electrochemistry. हमने last class में electrochemistry start किया है, and in which I have told you about the prerequisites of this chapter. What are the prerequisites? क्या क्या चीजें पढ़ने की जरूरत है ना? So everybody knows that ionic equilibrium हमें आनी चाहिए, because in electrochemistry we'll be dealing with ions, and moreover यहाँ पे चूंकि हम पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, तो एटलीस्ट रिडॉक्स रिएक्शन तो बैलेंस करना आना ही चाहिए. सो आई होप यू गाइस आर रेडी विद द सेम, राइट? आई होप तुम्हें ये बातें दिमाग में हैं और तुमने इनका ख्याल रखा है, एक बार रिवाइज कर लिया है सब. चलो ठीक है. तो देखो, लास्ट क्लास में एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था जहां पे हमने सीखा था कि कैसे हम जो है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एनएफ रिलेशन निकालते हैं, और जैसे डेल्टा जी जब नेगेटिव होगा तो ई सेल पॉजिटिव होगा, यानी उस सेल में ईएमएफ जनरेट होगा, और उसको हम क्या बोलते हैं? व्हाट डू वी कॉल एवरीबॉडी? उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल बोलते हैं, राइट? दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी? दूसरी चीज हमने पढ़ी थी कि यदि डेल्टा जी पॉजिटिव है तो ई सेल नेगेटिव होता है, इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं. फिर हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल निकाल करके उसको सेल पोटेंशियल बताया, और एनसीईआरटी का कन्वेंशन है कि वो एसआरपी यूज करता है, तो होता है एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड. यदि ओवरऑल ई सेल पॉजिटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, नेगेटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस. ठीक है ना? और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए थे कि रिएक्शंस ऐड करके डेल्टा जी ऐड करते हैं, स्टेट फंक्शन होता है, उसके हिसाब से हम ईएफ निकाल सकते हैं, राइट? तो अभी हमने ये पढ़ा है क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बीच का डिफरेंस? एवरीबॉडी एक बार देख के कंफर्म करना, हैव यू स्टडीड द डिफरेंस? सेल जनरेट्स ईएमएफ, सेल कंज्यूम्स ईएमएफ, ये सब किया है क्या? ओके. पोलैरिटी जनरेट कहाँ होती है फिर बताओ एवरीबॉडी? पोलैरिटी कहाँ जनरेट होती है एवरीबॉडी? वेयर इज पोलैरिटी जनरेटेड? ये एक सेकंड, लेट मी चेक द पीडीएफ आई हैव सेंट. जो मैंने पीडीएफ भेजा है ना, उसको एक बार चेक कर लेता हूँ. फाइन फाइन फाइन. ओके, कल तो मतलब लास्ट क्लास में तो हमने सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट किया है एसआरपी वगैरह को लेके और बैलेंसिंग. ठीक है, पोलैरिटी के बारे में देखो, बेसिक चीज तो यही है. हम दो कॉलम बनाएंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और ठीक है ठीक है ठीक है, डिस्कस. दो कॉलम बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरी तरफ लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. फाइन. एक तरफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक तरफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. तो अब देखो, कुछ चीजें तो हमें पता ही है, राइट? लाइक इफ वी हैव टू पॉइंट आउट डिफरेंसेस, तो यहाँ पे डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा जी सेल इज नेगेटिव, और यहाँ पे ई सेल क्या होता है एवरीबॉडी? व्हाट इज ई सेल? ई सेल इज पॉजिटिव. एवरीवन, इज दैट क्लियर? एंड यहाँ पे डेल्टा जी सेल क्या होता है एवरीबॉडी बताइए? डेल्टा जी सेल होता है पॉजिटिव, और ई सेल क्या होता है एवरीबॉडी? एवरीबॉडी, ई सेल क्या होता है? नेगेटिव. ये सारी चीजें तो पता ही होंगी तुम्हें. तो अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ईएमएफ जनरेट होता है, राइट? यहाँ पे हम बोल सकते हैं ईएमएफ इज जनरेटेड. यहाँ पे ईएमएफ जनरेट होता है, तो ईएमएफ जनरेट हो रहा है, इसका मतलब क्या है? पोलैरिटी विल बी जनरेटेड. पोलैरिटी इज सेल्फ जनरेटेड. ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है एवरीबॉडी? पोलैरिटी इज सेल्फ जनरेटेड, और यहाँ पे ईएमएफ सप्लाइड है, तो यहाँ पे ईएमएफ इज सप्लाइड, या फिर ऐसा बोल सकते हैं एक्सटर्नल वोल्टेज इज गिवन. यहाँ ईएमएफ नहीं होगा डिफाइन, यहाँ एक्सटर्नल वोल्टेज इज सप्लाइड. एक्सटर्नल वोल्टेज इज सप्लाइड. तो यहाँ पोलैरिटीज क्या होती हैं? यहाँ पे पोलैरिटी क्या होगा बताओ? यहाँ पे एवरीबॉडी पोलैरिटी क्या होगा? यहाँ पे क्या है? पोलैरिटीज आर असाइंड.
यहाँ पे polarities आर असाइंड, राइट। यहाँ पे polarities असाइन होती है और यहाँ पे polarity जनरेट होती है। तो इलेक्ट्रो पोलैरिटी क्या होता है, कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव होगा और कौन सा टर्मिनल नेगेटिव होगा। तुमने यदि बैटरी देखा है, मस्ट हैव सीन अ बैटरी, राइट। बैटरी देखा है सबने, तो कई जगह पे पॉजिटिव लिखा होता है और कई जगह नेगेटिव रहता है। तो किसको पॉजिटिव रखना है और किसको नेगेटिव रखना है, किसको कौन सा पोल बनाना है, दैट इज कॉल्ड पोलैरिटी। कि पॉजिटिव पोल कौन है, नेगेटिव पोल कौन है। तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स का असाइनमेंट है, दैट कम्स अंडर पोलैरिटी। ठीक है, बैटरी नहीं देखा है तो देख लो जाकर के। ठीक है, बैटरी नहीं देखा है तो देख लो। फाइन। तो यहाँ पे देखो क्या है, पोलैरिटी इज असाइंड, राइट। यहाँ पे पोलैरिटी असाइन होती है। तो कन्वेंशन क्या होता है, यहाँ पे एनोड क्या है एवरीबॉडी, एनोड क्या होता है यहाँ पे, एनोड इज सिंपली अनायन अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रोड। एनोड इज सिंपली अनायन अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रोड। ये बात सबको समझ में आ रही है। एनोड इज अनायन अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रोड, मतलब जो इलेक्ट्रोड अनायन को अट्रैक्ट करे उसको एनोड बोलेंगे। रुक जाओ चेतन, आई विल टेल यू। जो इलेक्ट्रोड अनायन को अट्रैक्ट करे उसको एनोड बोलेंगे, और जो आयन एनोड की तरफ जाए उसको अनायन बोलेंगे। तो इसके ऊपर चार्ज क्या रखा गया एवरीबॉडी, इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, इसके ऊपर चार्ज होगा पॉजिटिव। नाउ हम बात करें कैथोड की। तो कैथोड क्या होता है, कटायन अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रोड। तो ये कन्वेंशन हम लोग असाइन करते हैं ना, कटायन अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रोड, यानी वो इलेक्ट्रोड जो कटायन को अट्रैक्ट करे उसको हम कैथोड बोलेंगे, और वो आयंस जो कैथोड की तरफ जाए उनको कटायन बोलेंगे। तो इनका चार्ज क्या होगा एवरीबॉडी, इसका चार्ज क्या होगा, इसका चार्ज होगा नेगेटिव। नाउ व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से हम पोलैरिटी असाइन करते हैं। तो सीधा सा मतलब क्या है, जैसे तुम्हारे पास कुछ इस तरह का कंटेनर है, ठीक है, तुम्हारे पास कुछ इस तरह का कंटेनर है, ठीक है। तो अब देखो क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये वाला पार्ट पॉजिटिव है, ये वाला पार्ट नेगेटिव है। तो इस इलेक्ट्रोड पे क्या चार्ज आएगा, यहाँ पे सोल्यूशन है, इसके अंदर सोल्यूशन है जिसमें आयंस होंगे ऑब्वियसली। तो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर चार्ज क्या है एवरीबॉडी, एवरीबॉडी इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा एवरीबॉडी, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ हमने इसको पॉजिटिव के साथ लगा दिया ऐड करके, तो इस पे पॉजिटिव आ गया। इसको हमने नेगेटिव के साथ लगाया तो इसको नेगेटिव आया। तो अब ये जो पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो किसको अट्रैक्ट करेगा एवरीबॉडी, अनायन को अट्रैक्ट करेगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर और नॉट। ये जो इलेक्ट्रोड है जिसको हमने पॉजिटिव चार्ज असाइन किया है, पॉजिटिव टर्मिनल मतलब बैटरी के पॉजिटिव पार्ट से, वो अनायन को अट्रैक्ट करेगा। तो हमने डिसाइड किया ना कि पोलैरिटी असाइन कर रहे हैं, पॉजिटिव पार्ट को पॉजिटिव के साथ लगा रहे हैं और नेगेटिव पार्ट को नेगेटिव के साथ लगा रहे हैं। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर और नॉट। यहाँ पोलैरिटी असाइन होने का मतलब समझ में आया चेतन, तुम्हें क्लियर है अब। पोलैरिटी असाइन हो रही है यहाँ पे, मतलब हम डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा। तुम उल्टा कनेक्ट कर दोगे तो उल्टे पोलैरिटीज आ जाएंगे, कैथोड एनोड बदल जाएगा ना। दैट क्लियर एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर और नॉट। ओके फाइन। तो अब ये हो गया इसका मतलब कि पोलैरिटी असाइन होती है, ठीक है। नाउ कमिंग टू दिस सेल, मतलब भी किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहे हैं। पहले हम लोग किसकी बात कर रहे थे, अरे इसके ऊपर कुछ है ही नहीं, और कितना ऊपर लेके जाऊं बताओ, इसके ऊपर कुछ लिखा ही नहीं है। ठीक है, तो जैसे हमने कनेक्ट किया उसके हिसाब से पोलैरिटी आ गई। पॉजिटिव के साथ जिसको कनेक्ट किया उसको पॉजिटिव चार्ज आ गया, और वो पॉजिटिव चार्ज वाला जो है उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, वो अनायन को अट्रैक्ट करेगा, एंड दैट विल बी कॉल्ड एनोड। आई होप इट इज क्लियर, राइट। और सिमिलरली जो इसको नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और वो कटायन को अट्रैक्ट करेगा, सो दैट विल बी कॉल्ड कैथोड। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है, फाइन।
अब यहाँ पे क्या है, पोलैरिटी जनरेट हो रहा है। देखो पोलैरिटी जनरेट हो रहा है, जैसे समझने की कोशिश करो। जिंक अपने आप रिएक्ट करता है कॉपर 2+ के साथ और Zn2+ प्लस कॉपर बनाता है, ठीक है। तो ये तो स्पॉन्टेनियस है ना। तो जब हम नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ये कराना चाहते हैं, अब ये रिएक्शन हम कराना चाहते हैं उल्टा, तो हमें वापस, तो ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। तो ये मान लो रिएक्शन है सेल बैटरी में हो रहा है, तो ये डिस्चार्जिंग में चल रहा है, ये डिस्चार्ज हो रहा है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के थ्रू। और ये वाली रिएक्शन जो है ये डिस्चार्जिंग की रिएक्शन है, और ये रिएक्शन रिचार्जिंग की है, यानी तुमने ईएमएफ दिया और वापस जिंक बना दिया। तो अब इन दोनों में पोलैरिटीज उल्टी होंगी या सेम होगी, मतलब जो पॉजिटिव है, जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है एवरीबडी, वो सेम होगा या अपोजिट होगा? अपोजिट होगा ना। तो यहाँ पे पोलैरिटी जो तुम, मतलब समझने की कोशिश करो, यहाँ पे जो पोलैरिटी तुमने दी वो उल्टा हो जाएगा ना। जैसे यहाँ देखो क्या हो रहा है, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो यहाँ जिंक रिड्यूस होगा, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन उल्टा हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, एनोड जो है वो बन जाता है नेगेटिव, और कैथोड जो है वो बन जाता है पॉजिटिव। ये समझ में आ गया या नहीं आया एवरीबॉडी? बट हाँ, अभी भी एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। कन्वेंशन वही है, एनोड कैथोड बदल जाएंगे, पोलैरिटीज बदल जाएगी, बट ठीक है। ओके, राइट इट डाउन। रिटर्न एवरीवन। अरे तुम लोग टाइम पे ज्वाइन क्यों नहीं करते हो, पहले ये बताओ। जो बच्चा मान लो 12 बजे आया है, ठीक है, मतलब 1 बजे की क्लास में 12:15 पे आया है, सपोज एक बात कर रहे हैं, और एक बच्चा आया है क्लास में 12 बजे, और ऐसे 10 बच्चे हैं जो हमेशा लेट आते हैं। तो उन 10 बच्चों के लिए 10 मिनट लेट स्टार्ट करें, या उन 100 बच्चों के लिए जो पहले आए हैं उनके हिसाब से स्टार्ट करें, क्या करना चाहिए बताओ? एवरीबडी क्या करना चाहिए? जो बच्चे 100 टाइम पे आए हैं उनके हिसाब से चलना चाहिए ना। सी द कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। द कंसेप्ट, ठीक है, आई एक्सप्लेन इट अगेन। द कंसेप्ट इज वेरी सिंपल। यहाँ पे हो क्या रहा है, ये मान लो तुमने डिस्चार्जिंग था, मतलब तुमने रिचार्ज किया ना इसको, तुम ईएमएफ लगा रहे हो, तो तुम यू आर चार्जिंग इट अगेन। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? तुम ईएमएफ वापस दे रहे हो। जैसे मान लो तुम्हारी बैटरी है, तुम्हारा मोबाइल फोन का डिवाइस जो है उसमें एक बैटरी लगता है, ठीक है। तो अब मोबाइल फोन का डिवाइस में जो बैटरी लगता है वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा होगा, तभी तो ईएमएफ जनरेट करता है। आर यू कन्विंस्ड विद दिस एवरीबॉडी? मोबाइल फोन में जो बैटरी है वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कर रहा है, इसलिए तो ईएमएफ जनरेट करता है और तुम्हारा फोन चलता है, राइट? इट अप्लाइज टू योर लैपटॉप बैटरी एंड ऑल द डिवाइसेस व्हिच ऑपरेट ऑन बैटरी। उनका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, इसलिए अपने आप चल रहा है, ठीक है। अब मान लो बैटरी डिस्चार्ज हो गया, ठीक है, नाउ यू नीड टू रिचार्ज इट। तो इसका मतलब वो वापस रिएक्शन नहीं कर रहा है, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, राइट? इज दैट क्लियर और नॉट? रिवर्स रिएक्शन जो है इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस, सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट गोइंग बैक। इज दैट क्लियर और नॉट? तो उसको कराने के लिए तुम्हें वापस रिवर्स डायरेक्शन में पोटेंशियल लगाना पड़ेगा ना, तभी तो वापस मिलेगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल समझाने के लिए तुम्हें दिया है, बड़ा आसान है। जिंक और कॉपर का एग्जांपल होता है, जो 10th में बच्चे आराम से पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं। तो जिंक रॉड कॉपर सल्फेट में डालोगे तो Zn2+ कॉपर बन जाता है। अब वापस रिएक्शन नहीं हो सकता, तो इसको वापस करने के लिए तुमको एनर्जी देना पड़ेगा, तो वापस ये बन जाएगा। तो इस डायरेक्शन में ये ऑक्सीडाइज हो रहा था और ये रिड्यूस हो रहा था, इधर क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। पहले यहाँ Zn ऑक्सीडाइज हो रहा था, अब Zn रिड्यूस हो रहा है। तो तुम्हें नहीं लगता है पोलैरिटी उल्टी हो रही है, उल्टी डायरेक्शन में करंट लगेगी? तो जो पहले पॉजिटिव था एनोड, अब वो एनोड नेगेटिव होगा। अब जो पहले नेगेटिव था वो पॉजिटिव होगा। वायर में, सर्किट में करंट का डायरेक्शन उल्टा हो गया, इसलिए पोलैरिटी उल्टा हो गया। इज दैट क्लियर? सर्किट में करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया है, ठीक है। एनोड इज नेगेटिव एंड कैथोड इज पॉजिटिव फॉर अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इज दैट क्लियर अथर्वडागा?
एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है किसके लिए? दैट इज फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एंड एनोड इज पॉजिटिव एंड कैथोड इज नेगेटिव फॉर इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, हाँ, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में चेंज करेंगे ना पोलैरिटी, ऑब्वियसली रेंज चेंज करेंगे क्योंकि करंट का डायरेक्शन उल्टा हो रहा है ना। फिर से बताओ। अच्छा, ये बात कितने लोगों को समझ में नहीं आ रही है, ये बताओ पहले तो, राइट इन द चैट बॉक्स। Okay. कितने लोगों को नहीं समझ में आ रही है? बहुत लोग लिख रहे हैं नहीं समझे, कुछ लोग बोल रहे हैं हमने आज तक जिंदगी में बैटरी ही नहीं देखा है। पोलैरिटी क्या होता है? मान लो ये सर्किट है, यहाँ पे पॉजिटिव है और ये रेजिस्टर है, तो करंट इस डायरेक्शन में जाएगा, इस बात से कन्विंस्ड हो? एवरीबॉडी इस बात से कन्विंस्ड हो? यहाँ पे ये सर्किट है या बैटरी है, इस तो करंट इधर से जाएगा। अब बैटरी डिस्चार्ज हो गया, अब तुम्हें बैटरी को रिचार्ज करना है, तो पॉजिटिव नेगेटिव उल्टा करोगे या नहीं करोगे? तुम्हें इसको वापस उस स्टेट पे लाना है, तो तुमको करना क्या पड़ेगा? ये वाला टर्मिनल को नेगेटिव और ये वाला को पॉजिटिव करना होगा, तभी तो ये रिस्टोर होकर वापस जाएगा। तो डिस्चार्जिंग में यदि ये पॉजिटिव और नेगेटिव था, तो तुमको इसको वापस उस स्टेट में लेके आना है, तो तुमको इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा ना एक्सटर्नल डिवाइस से। तो रिचार्जिंग में पोलैरिटी उल्टा नहीं होगा, सर्किट में करंट उल्टी डायरेक्शन में जाना चाहिए ना, तभी तो ये रिचार्ज होगा। तो यदि इधर से इधर जा रहा था, तो अब इधर से इधर जाना चाहिए, यानी इसको पॉजिटिव होना चाहिए और इसको नेगेटिव होना चाहिए। इज दैट क्लियर और नॉट? इतना ही कॉन्सेप्ट है। जब डिस्चार्जिंग में, मतलब जब रिचार्ज कर रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रोलिटिक की तरह बिहेव कर रहा है, तो हम ईएमएफ सप्लाई कर रहे हैं। जब हम ईएमएफ सप्लाई करते हैं, तो हम एनोड को कटायन सॉरी अनायन अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रोड बोलते हैं। जो अनायन को अट्रैक्ट करेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और कैथोड को कटायन अट्रैक्टिंग बोलते हैं, जो कटायन अट्रैक्ट करेगा उसके ऊपर नेगेटिव। तो यहाँ पे यही इलेक्ट्रोड्स की पोलैरिटी चेंज नहीं होगी क्या? पोलैरिटी रिवर्स होगा, वही लिखा है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होगा, तो ऑब्वियसली पोलैरिटी चेंज होगा। तो यहाँ पॉजिटिव से ये नेगेटिव हो जाता है और ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है। It will produce chemical energy again. In this case, it will produce यहाँ पे केमिकल से इलेक्ट्रिकल है या इलेक्ट्रिकल से केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन। क्या आगे बढ़ सकते हैं हम? नहीं ना, नाउ सी, अभी जो आगे का कॉन्सेप्ट है हमें स्टार्ट करना है पढ़ना, कि लेट्स से हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हम लोग अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टार्ट करने वाले हैं। फाइन, अभी देखो क्या है, ऑब्वियसली यू नो व्हाट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नाउ। Electrochemical cell is a cell which converts the free energy associated with a spontaneous redox reaction and it converts into EMF. Is that clear? ठीक है ना? तो हमें इसका पढ़ना है कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और इसके ऊपर प्रॉब्लम्स। Everybody is that clear? Okay. तो अभी जो इसका कंस्ट्रक्शन हमें पढ़ना है, जो सूजल तुम्हें अभी तक क्लियर नहीं हुआ है बेसिक। अच्छा, कितने लोग को अभी तक इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलिटिक का अंतर ही समझ में नहीं आया है? नहीं, कितने लोगों को नहीं समझा है? मैंने 4 से 6 बार लिखवाया है डेफिनेशन।
Fine. Free. Let us come down to the electrochemical cell. तुम लोग घर जाके थोड़ा पढ़ा वगैरह करो. तुम लोग एक चीज पूछ रहे हो बार बार कि कहाँ क्या होता है. अरे शांतनु, तुम्हें स्पैमिंग की आदत लग गई है क्या? अभी एक ही शांतनु है. ठीक है. इधर देखो क्या है. इधर इलेक्ट्रोकेमिकल है, इधर इलेक्ट्रोलिटिक है. तो अभी हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है. कंस्ट्रक्शन देखते हैं. देखो हमें जो पढ़ना है बेसिकली दैट इज डैनियल सेल. डैनियल सेल इज ऑल्सो अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. ठीक है. डैनियल सेल इज ऑल्सो अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. फाइन. सी होता क्या है डैनियल सेल में. वी टेक टू सेपरेट कंटेनर्स. वी टेक सेपरेट कंटेनर्स और उन सेपरेट कंटेनर्स में हम लोग दो इलेक्ट्रोड्स डालते हैं. ठीक है. जैसे लेट्स से दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड. अच्छा प्रथमेश, कितने लोग हैं प्रथमेश यहाँ पे? हाउ मेनी प्रथमेश कपूर डू यू हैव? स्पैमिंग वाले तुम लोग ये आईडी शेयर करते हो तभी तो दूसरे लोग आते हैं यहाँ पे. स्पैमिंग करने के लिए तुम लोग आईडी से शेयर करते होगे ना, तभी तो आते हैं 3-4 एक्स्ट्रा. एक नाम से 4 लोग आ जाते हैं. प्रथमेश कपूरे. देर आर 2 प्रथमेश कपूरे. हाँ तो रिचार्जिंग इलेक्ट्रोकेमिकल के अंदर ही होगा अद्वैता. रिचार्जिंग विल बी अंडर. अच्छा रिचार्जिंग लिखा है. नहीं नहीं, वो मैंने समझाया है तुमको पोलैरिटीज दिखने के लिए. वो मैंने तुम्हें समझाया है कि ये डिस्चार्जिंग है, ये स्पॉन्टेनियस है. दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल. और यहाँ रिचार्जिंग है तो इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस. दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक. what table are you talking about? I have not drawn any table. This is the only thing which I have done. तो यहाँ पे दिस इज एज पर डिस्चार्जिंग. मैंने वो डिफरेंशिएट करने के लिए लिखा है, उस चीज को समझाने के लिए. और यहाँ पे तो इसके पोलैरिटी के हिसाब से हम चल रहे हैं. इज दैट क्लियर अद्वैता? मैंने समझाने के लिए बताया है. मैंने उधर दोनों लिखा है. फाइन. सी वी हैव कंस्ट्रक्शन ऑफ डैनियल सेल जो हमें पढ़ना है अभी. देयर इज वन एनोड एंड देयर इज वन कैथोड. तो अब ये डैनियल सेल ने इस तरह का ही बनाया था. उसमें उसने क्या किया था, एनोड में जिंक रॉड डाला. दिस इज जिंक रॉड. दिस इज डिप्ड इन Zn2+ सोल्यूशन. जिंक रॉड को डाल दिया हमने जिंक के 2+ सोल्यूशन में. अथवा छूट गया तो यू कैन राइट इट लेटर. एंड दिस इज कॉपर रॉड एंड दिस इज कॉपर 2+ सोल्यूशन. जिंक को डाला हमने जिंक 2+ सोल्यूशन में और कॉपर रॉड को डाला कॉपर 2+ सोल्यूशन में. इसको बनाया एनोड और इसको बनाया कैथोड. दिस इज हाउ द एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड बाय डैनियल एंड उसके नाम पे रखा गया है डैनियल सेल. और हमें कोर्स वर्क में यही पढ़ना है. अभी क्या होता है, जैसे अभी जो मॉडर्न बैटरीज हैं उसमें सेपरेट करके एनोड कैथोड एक ही डिवाइस में बना देते हैं. बट कंटेनर वहां भी दो अलग होते हैं. एक डब्बा में दो अलग अलग बना लेते हैं. डिस्चार्ज चेतन पूछ रहा है डिस्चार्जिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए और रिचार्जिंग इलेक्ट्रोलिटिक. अच्छा तुम लोग को अभी भी नहीं समझ में आया है, जब ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, जब सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, तो वो डिस्चार्जिंग है या रिचार्जिंग है, ये बताओ. अभी भी लोग यही पूछ रहे हैं. डिस्चार्ज होने का मतलब क्या समझते हो तुम? चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है तो सेल रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा? तो जब स्पॉन्टेनियस होगा तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हुआ, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हुआ. और जब नॉन स्पॉन्टेनियस है
तो इलेक्ट्रोलिटिक है, इतना ही अंतर है। अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रही है? अरे वो स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस दोनों लिखा है मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल के सेल में, दिखाने के लिए कि अलग अलग केसेस में पोलैरिटी कैसे रिवर्स होता है। मैंने दोनों लिखा है, स्पॉन्टेनियस भी लिखा है, नॉन स्पॉन्टेनियस भी लिखा है। दिख रहा है? इज दैट क्लियर? ये दिखाने के लिए मैंने लिखा है दोनों को कि कैसे पोलैरिटी रिवर्स हो रहा है, रिएक्शन रिवर्स हो रहा है, ईएमएफ रिवर्स हो रहा है, तो पोलैरिटी भी रिवर्स होगा। अरे ये प्रथमेश, डिस्चार्जिंग, हाँ तो यही तो है, इसमें दोनों उल्टे ही होंगे ना। तो डिस्चार्जिंग और रिचार्जिंग दो अलग अलग रिएक्शन है। डिस्चार्जिंग इलेक्ट्रोकेमिकल के लिए है और रिचार्जिंग इलेक्ट्रोलिटिक के लिए है। पोलैरिटी रिवर्स हो रही है, ये कैसे रिवर्स हो रही है वो समझाने के लिए मैंने दोनों लिखे हैं वहां पे। और डिस्चार्जिंग वाला केस ही इलेक्ट्रोकेमिकल में है। इसमें क्या कंफ्यूजन है तुम्हें? एवरीवन, इसमें क्या कंफ्यूजन है? प्रथमेश, स्टॉप स्पैमिंग। एवरीबॉडी कैन यू हियर मी? देखो दो दो प्रथमेश हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन से हैं? तो अरे तो तुम दोनों को सेम ही नाम रखा है। आई विल थ्रो बोथ ऑफ यू आउट। नेम चेंज का ऑप्शन कर चुका है उन्होंने पहले ही। Fine, see now coming to the अच्छा, इज दैट क्लियर नाउ? दैट क्लियर? मैंने क्यों लिखा है दोनों एक बार, डिस्चार्जिंग रिचार्जिंग दोनों ही क्यों लिख दिया है? समझाने के लिए लिखा था। डिस्चार्जिंग वाला प्रोसेस इलेक्ट्रोकेमिकल का है, रिचार्जिंग वाला प्रोसेस जो है दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक। तुम्हें इतना लिख समझ में आना चाहिए कि एक स्पॉन्टेनियस दूसरा नॉन स्पॉन्टेनियस है। अंतर जो है रिचार्जिंग डिस्चार्जिंग का नहीं, सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस का है। डिस्चार्जिंग और रिचार्जिंग हम लोग नॉर्मल लाइफ में करते हैं, इसलिए वो एग्जांपल दिया मैंने। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिकल, नॉन स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रोलिटिक, और कोई अंतर नहीं होता है, केमिस्ट्री में इतना ही होता है। नाउ कमिंग टू कंस्ट्रक्शन ऑफ डैनियल सेल। कंस्ट्रक्शन जो है डैनियल सेल का, उसमें करते क्या है? जिंक रॉड लेते हैं Zn2+ पे, कॉपर रॉड लेते हैं कॉपर 2+ में। ठीक है, अब मैं तुम लोग से सवाल पूछता हूं। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, राइट? एवरीबॉडी, एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो जिंक जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा Zn2+ + 2 इलेक्ट्रॉन में। इज दैट क्लियर? और कैथोड पे कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर बन जाएगा। अब मेरा सवाल ये है, अब तुम लोग बताओ, जिंक को यदि पानी में डालोगे तो Zn2+ बनेगा या नहीं बनेगा? एवरीवन, जिंक को पानी में डालोगे, जिंक ग्रेन्यूल्स को, तो Zn2+ बनता है। जिंक ग्रेन्यूल्स पानी में डाले होगे, एक्सपेरिमेंट किए होगे, तो Zn2+ बनता है, राइट? तो यहाँ पे जिंक रॉड को Zn2+ के मीडियम में क्यों डाला? इंस्टेड हम पानी में भी डाल सकते थे डायरेक्टली, तो भी ये रिएक्शन हो जाता। तो व्हाट इज द रीजन? सम ऑफ यू माइट हैव रेड दिस चैप्टर, बहुत लोग ऑनलाइन क्लासेस भी देखते होंगे।
नहीं, what is the purpose of adding Zn2 plus? We could have directly added zinc rod in water. This is obvious. तो हमने Zn2 plus के solution में zinc rod क्यों डाला? Cu2 plus is in a different container. But why? Why do we do that? कोई जो है कुछ भी आंसर दे रहा है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मैक्सिमम एफिशिएंसी, भी कुछ नहीं. फाइन, कमिंग टू दिस रिएक्शन, तो होता क्या है, सी ये ड्रॉ कर लिया है ना सबने? फाइन, तो ये जिंक रॉड है. अभी हम एनोड की बात कर रहे हैं. जिंक रॉड क्या करता है? पानी में जा करके Zn2 प्लस देता है. ठीक है, अभी कनेक्ट करेंगे वेदांत, अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको. तो जिंक रॉड पानी में जा करके Zn2 प्लस देगा ऑब्वियसली. ये हमारा एनोड का है रिएक्शन. लेट्स से दिस इज ZnSO4 और एनी सॉल्यूशन कंटेनिंग Zn2 प्लस. अब यदि तुम देखोगे तो होगा क्या, यहाँ पे होता क्या है कि जिंक रॉड Zn2 प्लस रिलीज करता है. वो Zn2 प्लस कहाँ जाता है? वो Zn2 प्लस पानी में जाता है. और जो साथ में 2 इलेक्ट्रॉन भी रिलीज करता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन कौन लेगा यहाँ पे? एवरीबॉडी, वो इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? तुम्हें क्या लगता है? वो इलेक्ट्रॉन पानी में जो Zn2 प्लस है वो ले सकता है क्या? एवरीबॉडी, पानी में जो Zn2 प्लस है वो ले सकता है? अभी हमने कनेक्ट नहीं किया है एवरीवन, अभी हमने कनेक्ट नहीं किया है. वी हैव नॉट कनेक्टेड द टू कंटेनर्स. मैंने वहां ऊपर के डायग्राम में भी कनेक्ट नहीं किया है. तो अब ये इलेक्ट्रॉन Zn2 प्लस नहीं ले सकता. तो अभी होता क्या है, पानी में जैसे जैसे तुम पॉजिटिव चार्ज ज्यादा फेंकते जा रहे हो, जैसे जैसे तुम पानी में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा फेंकते जा रहे हो, तो सोल्यूशन इज गेटिंग लेट्स से मोर एंड मोर पॉजिटिव चार्ज. इज दैट क्लियर? सोल्यूशन में ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है. तो अब ऑब्वियसली जो नेगेटिव चार्ज है 2 इलेक्ट्रॉन का, वो कोई Zn2 प्लस नहीं ले रहा है. तो नेगेटिव चार्ज क्या करता है? इट डेवलप्स अ टेंडेंसी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज मेटल ही ले सकता है, तो मेटल रॉड पे डिपॉजिट होने लगता है. ठीक है, वो मेटल रॉड पे डिपॉजिट होने लगता है. इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट गेटिंग डिपॉजिटेड बैक ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, बैक ऑन द सरफेस ऑफ मेटल. क्यों? क्योंकि Zn2 प्लस इज नॉट द सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन. Zn2 प्लस इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है. आदित्य, तुम केमिस्ट्री अभी पहली बार पढ़ रहे हो. पूछ रहा है कि व्हाई वोंट Zn एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन? मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और जिंक इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सॉरी इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन. तो जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा? लूज. तो अब सोडियम, तुम्हारा सवाल तो इस तरह का है कि हम पानी में सोडियम डालेंगे या फिर NaOH डालेंगे तो हमें वापस सोडियम क्रिस्टलाइज होकर के मिल जाएगा. अरे ये सब जानते हैं कि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है. तो मेटल को तुम पानी में डालते हो तो इट विल फॉर्म आयंस, कटायंस. इट विल नॉट टेक. सी, पानी में तुम यदि Zn डालोगे तो Zn2 प्लस बनेगा. देयर इज नो ऑप्शन ऑफ Zn2 प्लस टेकिंग एन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्मिंग Zn अगेन. ठीक है, बिकॉज मेटल की ये टेंडेंसी होती ही नहीं है. एवरीवन इज दैट क्लियर? एवरीवन इज दैट क्लियर और नॉट? ये तो सबको क्लियर होना चाहिए. तो वो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? वो इलेक्ट्रॉन जो है, इसका कोई रास्ता नहीं है, कहीं नहीं जा सकता है. तो इट विल डेवलप अ टेंडेंसी टू स्टार्ट गेटिंग डिपॉजिटेड बैक ऑन द रॉड. ये वापस रॉड पे जमा होने लग जाता है. अब देखो, पानी में Zn2 प्लस डालने का मतलब क्या है? पानी में तुम Zn2 प्लस डालोगे ना, देन दिस रिएक्शन विल बिकम रिवर्सिबल. देन दिस रिएक्शन विल बिकम रिवर्सिबल और ये प्रोसेस थोड़ी देर बाद रुक जाएगा. नहीं तो क्या होगा, जिंक को तुम पानी में डालोगे तो बबल्स बनने लगते हैं और पूरा का पूरा जिंक खत्म हो जाता है. ठीक है,
तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल बनाएगा और इससे क्या होगा, Zn2 प्लस भी वापस इसके पास चिपकने लगेगा, जिससे एक पोटेंशियल डेवलप होता है। ठीक है, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव Zn2 प्लस ऐड करने का क्या है, Zn2 प्लस इज इनिशियली एडेड, Zn2 प्लस initially added. Everybody, can you see the screen? Everybody, can you see the screen? Please check your internet connection to make the reaction reversible. बस और कुछ नहीं। तो अब देखो हो क्या रहा है, तुमने जिंक रॉड को Zn2 प्लस के सोल्यूशन में डाला ना, तो इससे कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन होगा। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा जिंक रॉड, जैसे तुम सोडियम को पानी में डालोगे, तो सोडियम को पानी में डालोगे तो विगरसली रिएक्ट करता है, तुरंत एक्सप्लोजन जाइट हो जाएगा। बट यदि तुम NaOH में सोडियम को डालोगे ना, तो स्लोली स्लोली वो डिस्चार्ज होता है, कंट्रोल्ड प्रोसेस होता है, रिजल्ट्स रेगुलेट हो सकते हैं, कोई बहुत फास्ट रिएक्शन नहीं होता। तो रिएक्शन के रेट को कंट्रोल, रिएक्शन का रेट बोलना तो सही नहीं है, बट रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, रिएक्शन लेस विगरस होगा। यदि तुम डायरेक्ट पानी में डालोगे तो उससे तो तुरंत हाइड्रोजन भी बन जाएगा, और कुछ मेटल्स के केस में इट कैन ऑल्सो कैच फायर। तो हम लोग करते क्या है, रिएक्शन को रेगुलेट करते हैं और इसको रिवर्सिबल कर देते हैं। और जब हम रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करें तो ऑब्वियसली वो स्लो हो जाता है और रेगुलेटेड हो जाता है। ठीक है, तो काइनेटिक्स चेंज कर देता है Zn2 प्लस हाइड करने पे, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स में कोई बदलाव नहीं होता। एवरीवन इज दैट क्लियर? एवरीवन इज दैट क्लियर? ओके, तो अब ये समझ में आया कि वो वापस इलेक्ट्रॉन आ जाएगा कहाँ पे, मेटल के सरफेस पे। वो वापस इलेक्ट्रॉन आ जाएगा मेटल के सरफेस पे, और मेटल के सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और वो नेगेटिव चार्ज वापस Zn2 प्लस को अट्रैक्ट करेगा। तो एनोड क्या बन जाएगा, एनोड बन जाएगा नेगेटिव टर्मिनल। इज दैट क्लियर? एनोड बन जाएगा नेगेटिव टर्मिनल। इज दैट क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? ओके, बट बताओ अभी एनोड के ऊपर कोई चार्ज है? एनोड अभी भी न्यूट्रल है। अरे एनोड नेगेटिव टर्मिनल मतलब ये रॉड का तो नेगेटिव हो गया ना चार्ज। सोल्यूशन हैज एक्सेस पॉजिटिव चार्ज एंड रॉड हैज एक्सेस नेगेटिव चार्ज। तो रॉड में वायर लगाओगे तो रॉड पे तो एक्सेस नेगेटिव है ना, तो रॉड हो गया ना ये नेगेटिव टर्मिनल। बट ओवरऑल सोल्यूशन क्या है, रॉड प्लस सोल्यूशन क्या है, बट ओवरऑल कंटेनर क्या है बताओ? ओवरऑल कंटेनर इज न्यूट्रल। यहां तक कोई दिक्कत है? मतलब रॉड प्लस सोल्यूशन दोनों मिला दें तो न्यूट्रल होगा ना, सोल्यूशन में एक्स्ट्रा पॉजिटिव और रॉड पे एक्स्ट्रा नेगेटिव। तो सोल्यूशन ओवरऑल अभी भी न्यूट्रल है। स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, बिकॉज लिखने में तो बड़ा टाइम लगेगा। ठीक है ना, नोट्स आर शेयर्ड इन द ग्रुप, सो डोंट वरी अबाउट इट। कैन वी मूव फॉरवर्ड नाउ? इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो। 3 बातें मैं फिर से बता दे रहा हूँ। Zn2 प्लस पानी में डाला, इसका रीजन यही है कि रिएक्शन को थोड़ा रेगुलेटेड रखेंगे, नहीं तो फट जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा, बहुत तेज रिएक्शन होगा, अनकंट्रोल्ड होगा, जो रिजल्ट्स हमें चाहिए वो नहीं मिलेंगे। इसलिए रिएक्शन को स्लो करने के लिए, रिवर्सिबल बनाने के लिए Zn2 प्लस डालते हैं। Zn2 प्लस जो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा वो वापस Zn नहीं ले सकता। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन रॉड पे डिपॉजिट हो जाते हैं। तो रॉड के ऊपर नेगेटिव और वाटर में पॉजिटिव। ओवरऑल सोल्यूशन जो कंटेनर का वो अभी भी न्यूट्रल। आर्यन तुम बाद में लिख लेना, ठीक है ना, इसमें बड़ा टाइम जाता है। ओके, फाइन। नाउ कमिंग टू कैथोड। कैथोड पे क्या होता है, कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर बनेगा। सी यहां पे भी बेसिकली वही है। कॉपर को पानी में डालोगे तो क्या टेंडेंसी होता है एवरीबॉडी? कॉपर को पानी में डालोगे तो कॉपर की टेंडेंसी क्या होता है, कॉपर इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव? लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव ना। तो कॉपर को तुम यदि पानी में डाल दोगे तो ऑब्वियसली रिड्यूस होगा ही ना। कॉपर को पानी में डालोगे तो रिड्यूस हो जाएगा। एक्चुअली में होता क्या है, जैसे तुम कॉपर 2 प्लस का पानी देखोगे, मतलब सोल्यूशन देखोगे, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बना देता है। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉपर डालोगे तो फिर से रिएक्शन जो है रेगुलेटेड होगा, कंट्रोल्ड होगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी?
यहाँ पर भी प्रेजेंस ऑफ कॉपर मेक्स द रिएक्शन मोर रेगुलेटेड, प्रेजेंस ऑफ कॉपर मेटल या फिर कॉपर सॉलिड मेक्स द रिएक्शन मोर कंट्रोल्ड, मतलब कॉपर डालने से काइनेटिक्स इन्फ्लुएंस होता है, थर्मोडायनेमिक्स नहीं, ठीक है, काइनेटिक्स वाली ही बात कर रहे हैं, टाइम की। कॉपर को इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली में, वी विल कम टू दैट आदित्य, दैट द क्वेश्चन इज वैलिड, तुम्हारा सही सवाल है, मैं उस पर आऊंगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कॉपर को कहां से मिलेंगे, आई टेल यू। ठीक है एवरीबॉडी, ओके। अब देखो क्या है, इनिशियली कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन ले करके ऑब्वियसली डिपॉजिट होना चाहेगा। आदित्य इलेक्ट्रॉन्स कहां से मिलेंगे ना, वो विल सी। हाँ ऑब्वियसली कॉपर सल्फेट होगा यहाँ पे, बट SO4 2- कुछ नहीं कर रहा है ना, जैसे कॉपर सल्फेट हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, कॉपर सल्फेट होगा तो वहां पे कॉपर है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट होता है मेटेलिक बॉन्डिंग का, आई होप सबने पढ़ा है, मेटेलिक बॉन्डिंग जानते हो ना, मेटेलिक बॉन्डिंग एस ब्लॉक में पढ़ा है। तो देखो होता क्या है, कॉपर 2+ पानी में डालोगे तो कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, और सवाल है किससे लेगा, तो पानी में जो H+ है ना वो अभी तो उससे ही लेगा, पानी में जो हाइड्रोजन है उससे ही लेगा ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब बात क्या है, कॉपर अब चाहेगा क्या कि कॉपर जो है ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बनाना चाहता है, तो कॉपर सी, कॉपर जो है एक टेंडेंसी बनाएगा कि इट एग्जिस्ट इन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, तो Cu2+ से ज्यादा Cu स्टेबल है, तो यहाँ ये रिएक्शन हो जाएगी कि कॉपर 2+ डिपॉजिट होने लगेगा इसके सरफेस पे, इसके सरफेस पे कॉपर 2+ डिपॉजिट होने लगेगा और वो मेटलिक बॉन्डिंग की तरह चिपकने लगेगा, ठीक है। तो अब इस सोल्यूशन के ऊपर एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ गया। इनिशियली जो तुम पूछ रहे हो ना कहां से आएगा इलेक्ट्रॉन, तो इनिशियली तो ऑब्वियसली पानी से ही आएगा, पानी में जो भी H+ है या जो भी है वही इलेक्ट्रॉन इसको देने वाले हैं इनिशियली, बट एक्चुअली में ये प्रोसेस में हम लोग कनेक्ट कर देंगे। तो ये तो समझ में आ गया हो कि एक पॉजिटिव कैसे हुआ और एक नेगेटिव कैसे हुआ, एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो पॉजिटिव की तरह काम कर रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो वो एक पॉजिटिव की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे रोल क्या है, यहाँ पे रोल क्या है, क्या रिपीट नहीं हुआ, अरे वाटर तो डालोगे ना, एक्वस सोल्यूशन है, नहीं कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन है, तो इसमें पानी नहीं है क्या, इज दैट क्लियर। पानी तो है ही ऑब्वियसली, सोल्यूशन एक्वस है तो पानी तो है ही। तो यहाँ पे एक पे पॉजिटिव आ गया, वेदांत कहता है मेटेलिक बॉन्डिंग, अरे कॉपर 2+ कॉपर के पास क्यों जाएगा बताओ, बिकॉज ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग, कॉपर और कॉपर के बीच में, एटम्स के बीच में मेटेलिक बॉन्डिंग होता है, कॉपर 2+ कॉपर के पास क्यों जाएगा, मेटेलिक बॉन्डिंग है इसीलिए। तो कॉपर 2+ जो है कॉपर के पास ही जा रहा है बिकॉज वहां मेटेलिक बॉन्डिंग सपोर्टेड है। रोल यही है इसका, basically the role of copper is to act as sink of electrons and एक पॉजिटिव टर्मिनल बनाए, यही इसका बेसिक लास्ट लाइन का है, टू एक्ट एज अ सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू एक्ट एज अ सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, फाइन। देखो आई हैव एक्सप्लेन द 2 इलेक्ट्रोड्स, 2 इलेक्ट्रोड मैंने फिर से समझा दिया। जिंक डालने का मतलब क्या है, जिंक इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। सेकेंड लास्ट लाइन, presence of copper solid makes the reaction reversible and regulated या फिर कंट्रोल्ड, ठीक है। मैं समझा देता हूँ, जिंक क्या है, जिंक इलेक्ट्रॉन देने वाला एलिमेंट है, जिंक को पानी में डालेंगे इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, इलेक्ट्रॉन जो है वापस रॉड पे आ जाएंगे, Zn2+ डालने का है कंट्रोल करने का रिएक्शन पर्पस, तो अब जिंक का रॉड जो है वो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन Zn2+ वापस इलेक्ट्रॉन कहाँ दे रहा है उमेश, तुम लोग जो है ना कुछ भी सवाल मत पूछो, मतलब थोड़ा समझो कि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हम उसके रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछें।
नाउ कमिंग टू सी जिंक रॉड का क्लियर हो गया। सेकेंड आते हैं कॉपर की बात। कॉपर इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन वाटर। तो कॉपर जब भी पानी में जाएगा इलेक्ट्रॉन लेगा ही, कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन लेगा बिकॉज इट इज हैज लेस रिएक्टिविटी एज कंपेयर टू वाटर, हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? Everybody is that clear? Everybody is that clear? Fine. Act as a sink of electron. Sink of electron. भाग्येश तुम्हें आवाज आ रही है नहीं आ रही है? वो सिंक की तरह काम कर रहा है, नहीं इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप की तरह काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप जो है वो क्या करेगा, सोल्यूशन में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट करेगा, ठीक है? तो ऑब्वियसली इट विल एक्ट एज अ सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन, समथिंग व्हिच विल टेक अप इलेक्ट्रॉन। नाउ कॉपर 2+ जो है, कॉपर 2+ जो है, कॉपर 2+ क्या करता है, कॉपर के पास जाता है बिकॉज ऑफ मेटलिक बॉन्डिंग, और कुछ नहीं लिखा मैंने, इतना ही लिखा है। कॉपर डालने का एक और रोल है कि रिएक्शन रिवर्सिबल और रेगुलेटेड हो जाता है। नाउ कमिंग टू द सेल, फाइनली जो अपने पास सेल है उसमें हमने जिंक रॉड डाला हुआ था, ठीक है? जिंक रॉड डाला था और ZnSO4 मान लो या फिर Zn2+ का एक्वस सोल्यूशन है, ठीक है? अब Zn2+ का एक्वस सोल्यूशन में, अरे एक चीज को मैं 10 बार बताऊं फिर भी 11वां बार पूछ लेते हो तुम, क्या दिक्कत है श्लोक तुम्हें? ये जिंक रॉड है, Zn2+ डालने से, अरे रिएक्शन कोशेंट नहीं पता तुम्हें? यदि ये रिएक्शन है तुम इसको बढ़ा दोगे तो रिएक्शन पीछे जाने लगेगा, और ये नहीं रहेगा तो रिएक्शन आगे जाएगा। इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है छोटा सा, इसमें क्या रखा है? प्रोडक्ट ऐड करोगे तो रिएक्टेंट के पीछे जाएगा, रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगा। श्लोक इज दैट क्लियर? फाइन। नाउ ये पॉजिटिव हो गया, दिस इज एनोड, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। नाउ कॉपर रॉड जो है वो हमने डाला है कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में। कॉपर सल्फेट हम डालेंगे, जैसे कॉपर सल्फेट डाल लो, कोई भी डाल लो कॉपर का सोल्यूशन। ये कैथोड है, ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, सॉरी इलेक्ट्रॉन देने वाला है, और ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, तो इनके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, बट ये दोनों कंटेनर्स अभी भी न्यूट्रल ही हैं। अब जब तुमने इनको कनेक्ट किया और ये लगा दिया गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर जानते हो ना सब लोग? इट इज अ मल्टीपर्पस इंस्ट्रूमेंट जो कि वोल्टेज करंट सब मेजर करता है। एवरीबॉडी डू यू नो व्हाट इज अ गैल्वेनोमीटर? Everybody, is that clear? It is a multi-purpose device which can measure voltage, current, everything. तो अब जब तुम यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव लगा दोगे तो अब ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा या नहीं करेगा? करेगा ऑब्वियसली, ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है। अब ये डिफ्लेक्शन शो करता है, क्यों करेगा? बिकॉज ये नेगेटिव चार्ज अब यहाँ पे पहुंच सकता है और इस रॉड पे आ सकता है वापस, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या ये अब क्या सर्किट कंप्लीट हो गया? ये चलता रहेगा अपने आप? एवरीबॉडी, ये सर्किट कंप्लीट होगा क्या? तो अभी क्या है द सर्किट, सी यहां पे क्या है, द फ्लो ऑफ करंट, द फ्लो ऑफ करंट will discontinue very let's say after few seconds, कुछ सेकंड चलेगा, या हो सकता है कि कुछ सेकंड भी ना चले, 1 सेकंड के अंदर ही चला जाए, खत्म हो जाए। इसका रीजन समझ में आ रहा है क्या? इसका रीजन समझ में आ रहा है? सर्किट में जब करंट फ्लो होता है, सी सर्किट में जब करंट फ्लो होता है तो वो क्लोज्ड होता है, और क्लोज होने का मतलब क्या है कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाती है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन जा भी रहा है,
इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो अब जब आता है इलेक्ट्रॉन और जाता भी है इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे करंट का डायरेक्शन है तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आया, एक इलेक्ट्रॉन गया, एक इलेक्ट्रॉन आया, एक इलेक्ट्रॉन गया, तो हर पॉइंट पे न्यूट्रलिटी मेंटेन रहता है वायर में। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? जब वायर में क्लोज सर्किट में करंट फ्लो होता है तो हर पॉइंट की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाती है, क्योंकि सर्किट क्लोज होता है, सर्किट कंप्लीट होता है। यहाँ पे सर्किट कंप्लीट है क्या? यहाँ पे सर्किट कंप्लीट है? ये क्लोज लूप बन रहा है? यहाँ पर एक क्लोज लूप बना ही नहीं, देखो ना, ये सर्किट कंप्लीट हुआ ही नहीं यहां से यहां तक। रीजन क्या है? रीजन ये है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज नॉट मेंटेन्ड। पहला रीजन ये है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज नॉट मेंटेन्ड, या फिर ऐसा बोलते हैं इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज डिस्टर्ब्ड। दूसरा क्या पॉइंट है? दूसरा पॉइंट ये है कि सर्किट इज नॉट क्लोज्ड। सर्किट इज नॉट क्लोज्ड। सी, कमिंग टू इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, कमिंग टू इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। अच्छा, एक काम कर सकते हैं, जो तुम लोग सवाल पूछते हो ना, ये टॉपिक जब मैं बोल दूं ना कि मैं कर लिया हूं, जब डाउट है जिसको पूछो तब सवाल पूछा करो। रैंडम मैसेजेस मत किया करो। लेट मी एक्सप्लेन द रीजन व्हाई this circuit will not work. If you have doubts after I complete, then you can ask your doubts. Fine. Randomly कुछ भी लिख के भेजोगे, मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, पहले कंप्लीट करने दो। सर्किट कब मतलब करंट फ्लो तब होता है जब सर्किट क्लोज होता है, पहली चीज तो ये। अब जब सर्किट क्लोज होता है तो होता क्या है, हर पॉइंट पे न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाती है। जैसे ये वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन आ भी रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा भी रहे हैं, तो इसके ऊपर नेट चार्ज कभी नहीं आ रहा। इलेक्ट्रॉन एक आ रहा है और इलेक्ट्रॉन एक जा रहा है। किसी भी पॉइंट पे आप वायर का देखोगे तो जब भी करंट फ्लो होता है तो सारे पॉइंट्स न्यूट्रल ही रहते हैं। इलेक्ट्रॉन आता है, इलेक्ट्रॉन जाता है। इलेक्ट्रॉन लेने और देने का काम किसका है? बैटरी का है, या फिर जो भी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है उसका है। वायर कंडक्टर है, उसका कोई काम नहीं है इलेक्ट्रॉन जनरेट करने का या कंज्यूम करने का। ऐसा कुछ नहीं होता। इज दैट क्लियर? ये पॉइंट सबको क्लियर है ना? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर और नॉट? इन ए क्लोज सर्किट, इन ए क्लोज सर्किट होता क्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज ऑलवेज मेंटेन्ड। अब जरा देखो यहाँ क्या दिक्कत आ रही है। यहाँ पे ये पहले न्यूट्रल था पूरा सिस्टम, और ये पहले ये भी पूरा सिस्टम न्यूट्रल था ना, क्योंकि इनको एडिशनली कहीं से इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा था। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? इनको कहीं एडिशनली इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा था। इज दैट क्लियर? और इसको भी कहीं एडिशनली इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा था। अब जब तुमने सर्किट क्लोज किया ना, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे डिस्टर्ब हो गया? यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गए और यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन आ गए। तो जब ये इलेक्ट्रॉन निकले तो इसके ऊपर, सोल्यूशन के ऊपर, पूरे सोल्यूशन के ऊपर एक काउंटर पॉजिटिव डेवलप होने लगा। और जब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये पूरे सोल्यूशन के ऊपर एक काउंटर नेगेटिव जनरेट होने लगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, पहले ये न्यूट्रल था, अब न्यूट्रल नहीं है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं बट इलेक्ट्रॉन आ नहीं रहे। इस पूरे सिस्टम में से इलेक्ट्रॉन जा तो रहे हैं बट इलेक्ट्रॉन आ नहीं रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो अब जब इलेक्ट्रॉन सिर्फ जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन आ नहीं रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बट इलेक्ट्रॉन जा नहीं रहे हैं, तो इसके ऊपर काउंटर नेगेटिव आएगा। तो अब ये दोनों न्यूट्रल नहीं रहे, तो अब होगा क्या? धीरे धीरे ये मेन पोटेंशियल, और इसको बोलेंगे रिवर्स पोटेंशियल। दिस इज कॉल्ड रिवर्स पोटेंशियल। मतलब जैसे जैसे करंट फ्लो हो रहा है, तो एक तो ये मेन चार्ज बोल सकते हो तुम इसको, और मेन चार्ज के फ्लो होने से न्यूट्रलिटी जो कि मेंटेन नहीं है, तो अब ये काउंटर चार्जेस डेवलप हो रहे हैं। दीज आर काउंटर चार्जेस। अब जितना देर मेन चार्ज फ्लो होगा, काउंटर चार्ज उतना ही बढ़ते जाएगा। समझ में आ रहा है? जितना देर करंट फ्लो होगा, काउंटर चार्जेस बढ़ते जाएंगे। जब मेन पोटेंशियल काउंटर पोटेंशियल के बराबर होगा, सेल बंद हो जाएगा काम करना। तो वंस, नहीं नहीं, उल्टा नहीं होगा। जब दोनों बराबर हो जाएंगे, बंद हो जाएगा सीधा। समझ में आया? once the electrons start moving,
then a counter potential is generated due to generation of counter charges. ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ड्यू टू जनरेशन ऑफ काउंटर चार्जेस, काउंटर चार्जेस जनरेट होने की वजह से हम ऐसा बोल सकते हैं, जस्ट मिनट, कि मेन अब जैसे काउंटर चार्जेस क्यों जनरेट हुए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गई थी। तो अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गई तो उस केस में क्या होगा, अब वहां पर वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अपोज करेगा करंट फ्लो को, क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है एट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है एट द रेट ऑफ, मतलब एट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। अब क्या होता है, व्हेन रिवर्स पोटेंशियल becomes equal to the cell potential, the cell stops working, the cell stops working। ठीक है, और वो सेल काम करना बंद कर देगा। ठीक है ना एवरीबॉडी? अब बताओ इसमें किसको क्या डाउट है? चार्ज, नेट चार्ज किसी के पास नहीं होता, नेट चार्ज किसी के पास भी नहीं होता। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ, डाउट है तो क्या डाउट है? कॉपर रॉड के ऊपर पॉजिटिव इसलिए आया क्योंकि कॉपर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन, सॉरी, कॉपर इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन वाटर, so it will have a tendency to acquire charge. Copper will act as a tendency to, copper will have a tendency to gain electrons, so that is why the copper rod will act as a source of electron, sorry, sink of electron। क्योंकि कॉपर पानी से कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो हाइड्रोजन के रेफरेंस में इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखेगा। ठीक है, तो एक्चुअली में कॉपर का काम इलेक्ट्रॉन लेने का है, तो इट विल एक्ट एज अ सिंक, और जिंक का इलेक्ट्रॉन देने का है, तो इट विल एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट जैसे ही दोनों को हमने कनेक्ट किया, पहले ये दोनों न्यूट्रल थे, पहले ये दोनों न्यूट्रल थे, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, सो इन दैट केस दे डू नॉट रिमेन न्यूट्रल, राइट? बिकॉज एक तरफ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इसके ऊपर एक अपोजिट चार्ज डेवलप करता जा रहा है, तो एक मेन पोटेंशियल के साथ साथ एक नेगेटिव, जैसे मान लो ये -10 था, अब इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अब इसके ऊपर एक काउंटर आने लगा है ना, क्योंकि ओवरऑल तो पहले भी न्यूट्रल था। अब जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव आते रहेगा, तो वो पॉजिटिव जो है वो इसको रोक देगा। एक्चुअली में जो चार्ज जनरेट होगा तो इसको रोकने वाला है। फाइन, सीधा सा शब्दों में बोले तो that electron flow is discontinued because electrical neutrality is disturbed। ठीक है, शांतनु तुम इस तरह के सवाल अजीब से क्यों पूछते हो? Zn, शांतनु पूछ रहा है, देखो इनके सवाल सुनो, शांतनु पूछ रहा है कि Zn2+ वाटर के साथ रिएक्ट करता है और उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन जिंक रॉड को देता है। अब इसका क्या जवाब दूं मैं? जरा सुनो क्या लिखा है, Zn2+ वाटर के साथ रिएक्ट करता है और उसके बाद इलेक्ट्रॉन जिंक को देता है। अब ये बताओ क्या मतलब हुआ इसका? मतलब देखो, मेक सम सेंस व्हेन यू आस्क अ क्वेश्चन। जिंक रिएक्ट करता है वाटर के साथ and it produces Zn2+, and the electrons automatically move to the zinc rod। वहां पे Zn2+ और वाटर का क्या रोल है इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होने में? Fine, is that clear now? I'll tell you, बेसिकली एक्चुअली में इनके ऊपर कोई पोटेंशियल है ही नहीं, कि ये दोनों अभी भी न्यूट्रल हैं।
और जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाता है तो एक काउंटर डेवलप होने लगता है, एक काउंटर जनरेट होने लगता है। काउंटर इसलिए क्योंकि एक्चुअली में ये चार्जेस है ही नहीं, यहाँ पे चार्जेस जनरेट हो रहे हैं, सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है इसकी वजह से। तो इन काउंटर चार्जेस को हम रिवर्स पोटेंशियल बोल सकते हैं। या फिर तुमको रिवर्स पोटेंशियल में तकलीफ है तो तुम बस इतना समझ लो कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो सकता। तो समझाने के दो अलग अलग तरीके हैं। बेस्ट तरीका ये बताने का है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी चार्ज फ्लो होने के बाद नहीं रह पा रहा है, दैट इज वाई सर्किट इज नॉट क्लोज। और कोई भी वायर अपने ऊपर चार्ज डेवलप नहीं करता है एटम्स के ऊपर, क्योंकि उसके लिए एडिशनल एनर्जी लगती है। वायर न्यूट्रल रहेगा तभी चार्ज फ्लो होगा। सीयू से जेडन की तरफ इलेक्ट्रॉन नहीं जाते। ओके एवरीबॉडी, इसमें किसी को डाउट है? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर नाउ? इज दैट क्लियर और नॉट? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर और नॉट? बेसिक कंसेप्ट, कॉपर तो पॉजिटिव है, हाँ कॉपर रॉड पॉजिटिव है, ओवरऑल सोल्यूशन न्यूट्रल है भागेश। तुम पानी में कॉपर रॉड और कॉपर सल्फेट डाल दोगे तो उससे झटका नहीं लगेगा तुम्हें, ओवरऑल न्यूट्रल ही है। कंप्लीट सर्किट में इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाएगा जब सेल डिस्चार्ज करना बंद हो जाएगा। जब तक एनर्जी तुम देते रहोगे, केमिकल एनर्जी रहेगा, तब तक वो चलता रहेगा। ठीक है आदित्य? कंप्लीट सर्किट में ही इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकता है। वो फ्लो तभी होगा ना जब तुम एनर्जी दोगे। जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा है बिकॉज इट इज गिविंग इलेक्ट्रॉन्स इन वाटर, दैट इज द रीजन, दैट इज बिकॉज इट इज मोर रिएक्टिव देन वाटर, दैट इज व्हाई इट इज रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन्स इन वाटर, और इसके अलावा कोई रीजन नहीं है। आगे बढ़ सकते हैं? फाइन। सी, टू इंश्योर, अच्छा पर हमेश के 19 हु आर यू, पहले ये बताइए आप। पर हमेश 2 के 19 कौन है यहाँ पे? पर हमेश, तो फाइन, टू इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ द सेल रिएक्शन, टू इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ द सेल रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन एनोड पे कैसे चिपका रहेगा? अरे यार ये गजब कर रहा है। अजीम हैज ए क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन एनोड पे कैसे चिपका हुआ होगा। एवरीबॉडी, इलेक्ट्रॉन क्या एनोड पे चिपका हुआ है? तुम लोग जेन्युइनली डाउट पूछ रहे हो कि बस मतलब टाइम पास करा रहे हो? क्या करें, बस हंसी मजाक करके निकाल देते हैं टाइम। उधर इकट्ठा हो रहा है, दैट इज गेटिंग डिपॉजिटेड बिकॉज ऑफ पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन पानी में अनस्टेबल है, इलेक्ट्रॉन पानी में अनस्टेबल है और उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए पानी में कोई नहीं है। तो मेटल जो है के सरफेस पे इलेक्ट्रॉन के पास जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मेटल सरफेस जो है वो कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन को। भाग्येश सेज क्यों अनस्टेबल है? देखो अब यदि तुम क्वेश्चन पूछोगे ना क्लास 9 10 7th लेवल के, तो मैं वो आंसर नहीं करूंगा। Zn2+ विल रिमेन इन द सोल्यूशन। मैं ये बेसिक चीजें समझ रहा हूं कि तुम्हें क्लास 9 10th की चीजें आती होंगी, उस पर मैं जवाब नहीं दूंगा, बिकॉज दिस ओनली वेस्ट टाइम, इसका कोई फायदा होता नहीं। Now, to ensure continuity of the cell reaction, an additional mechanism called
salt bridge is required. फाइन सी बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं हो पा रहा है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करेंगे तभी सर्किट काम करेगा, तो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए एक सॉल्ट ब्रिज लगा देते हैं। फाइन, सर्किट को कंप्लीट करने के लिए एक हम लोग एडिशनल मैकेनिज्म की जरूरत पड़ती है एंड दैट इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज। नाउ लेट अस सी व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज। देखो सॉल्ट ब्रिज क्या है, तुमने डू यू नो, हैव यू सीन सेल्यूलोज जो कूलर में लगाया जाता है वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए, हैव यू सीन सेल्यूलोज? एवरीबॉडी हैव यू सीन सेल्यूलोज? अब उसका यूज क्या है सॉल्ट ब्रिज में, क्या है देखो, बेसिकली सॉल्ट ब्रिज क्या है, इट इज अ सेमी सॉलिड, इट इज अ सेमी सॉलिड porous bridge containing an electrolyte, containing an electrolyte, हाँ ग्रास जैसा जो होता है वही। इन अगर जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं दे मस्ट नो व्हाट इज दिस, अगर अगर जेली, इट इज एन एल्गी, एल्गी होता है ये। जैसे मान लो एक ग्लास का बनाया हुआ है सेटअप, ठीक है, ये ग्लास का है, सस्पेंडेड इन ग्लास हो सकता है, किसी भी चीज में हो सकता है, सस्पेंडेड इन ग्लास, ग्लास में सस्पेंड करा लो, किसी भी चीज में सस्पेंड करा लो, इस तरह का कोई सिस्टम है। जैसे मान लो ये ग्लास का सेटअप है कुछ इस तरह से, ठीक है, और ये पोरस स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह के मूव करने। अगर अगर जेली इज क्या है, इट इज एन टाइप ऑफ एल्गी जो क्या करता है, जिसके छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जैसे प्लांट्स देखा होगा ना, प्लांट्स में कैसे होता है वाटर का मूवमेंट, जाइलम एंड जाइलम वगैरह में, बायो वाले स्टूडेंट ज्यादा अच्छे से जानते होंगे। अगर अगर जेली इज एन एल्गी, और वो एल्गी क्या होता है, वो इस तरह का सरफेस प्रोवाइड करता है जहां पे काफी पोर्स होते हैं जिनमें आयंस इजीली मूव कर सकते हैं, इट इज एन एल्गी। मतलब काइंड ऑफ ग्रास समझ लो आसान भाषा में, जो कि पोरस सरफेस रहता है उसमें बहुत सारा, ठीक है, जिसमें जैसे प्लांट की जो टिश्यूज होते हैं उसमें वाटर कैसे फ्लो करता है ऊपर नीचे प्लांट के अंदर, वैसा ही कोई सेटअप है ये। तो ये क्या करता है, एक सस्पेंशन, एक मीडियम प्रोवाइड करता है, और ये मीडियम मूव नहीं करता है, इसमें आयंस आराम से जा सकते हैं। तो इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं, जैसे K2SO4 डाल दिया, और इसको सपोर्ट करने के लिए ग्लास डाल सकते हो, सिरामिक मटेरियल डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। तो बेसिकली एक सेटअप प्रोवाइड करता है अगर अगर जेली, जो प्लांट का ग्रास लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें आयंस आसानी से मूव कर सकते हैं, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। ये केमिस्ट्री में नहीं आया, एक ग्लास का या फिर सिरामिक का सस्पेंडेड मीडियम है जिसके अंदर अगर अगर एल्गी है, जो कि प्लांट मान लो, जो क्या कराता है, बहुत सारे पोरस पोरस मेम्ब्रेन्स प्रोवाइड करता है जो कि आयंस को मूव करने के लिए परमिशन दे या फिर आयंस को मूव करने दे। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? ग्लास में सब सस्पेंड किया हुआ एक एल्गी है, मतलब जो पोरस प्लांट में जैसे देखा होगा ना कैसे मूव करता है आयंस, प्लांट का एक क्रॉस सेक्शन काटो, ठीक है, अंदर तुम्हें मिल जाएगा पेड़ का जो स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये एक तरह का सेटअप है, ठीक है। अब इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, सस्पेंडेड इन ग्लास, मतलब ग्लास, ये जो सेटअप है उसके ऊपर ग्लास लगा हुआ है, जैसे इसको तुम पानी में डालोगे तो ये डिसॉल्व हो जाएगा ना, पानी में डालोगे तो डिसॉल्व हो जाएगा, तो ग्लास क्या करेगा, इसको सपोर्ट करेगा कि हाँ टिका रहे। इज दैट क्लियर? ग्लास क्या करेगा, इसको सपोर्ट करेगा ताकि वो टिका रहे और पानी में गिरे ना। ग्लास का बस उतना ही यूज है। ओके एवरीबॉडी, ये लिख लिया सबने? ओके, अब देखो क्या होगा, मान लो तुमने यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, ठीक है, अब देखते हैं हम लोग सॉल्ट ब्रिज लगा देते हैं तो क्या होता है। सॉल्ट ब्रिज लगाएंगे तो क्या होगा, फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है।
जैसे मान लो ये तुम्हारे पास जिंक रॉड था, जो कि हमने जिंक रॉड लिया था यहाँ पे, ठीक है। हमने कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर से, जो कि डिफ्लेक्शन को मेजर करेगा, और ये कॉपर रॉड है, कॉपर 2+ सोल्यूशन में, ठीक है। ये एनोड है एंड दिस इज योर कैथोड। जिंक ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वाटर से, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के सोर्स की तरह काम करेगा, और ये कम है इसलिए पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन की सिंक की तरह काम करेगा। अब ये दोनों को तुम वायर से कनेक्ट कर दोगे तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा ही। अब दिक्कत क्या थी, न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं हो रहा था ना। अब देखो यहाँ न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन होगा। सी, ये पोरस सरफेसेस हैं जो कि आयंस के मूवमेंट को अलाउ करेंगे। दीज आर पोरस मेम्ब्रेन्स, जो कि आयंस को मूव करने के लिए अलाउ करेंगे। अब देखो क्या है, यहाँ पे हमने K2SO4 डाला है, ठीक है। अब K2SO4 क्या करेगा, जैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन निकला तो इधर से इलेक्ट्रॉन निकल गया, राइट। अब ये क्या करेगा बताओ एवरीबॉडी, ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो ये क्या करेगा, इट विल अट्रैक्ट SO4 2- फ्रॉम दिस ब्रिज। समझ में आया, क्योंकि ये पोटेंशियल है और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, राइट। इसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए ये 2K+ खींच लेगा। तो अब न्यूट्रलिटी कंप्लीट हुआ। एवरेज समझ में आ रहा है, यहां से जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो इसने न्यूट्रलिटी को कॉम्पनसेट करने के लिए एक SO4 2- खींच लिया इसके अंदर से। अब चूंकि ये मूव कर सकता है ना K2SO4, ऑब्वियसली हमने ऐसा सेटअप ही बनाया था कि ये मूव कर सके इलेक्ट्रोलाइट, और K2SO4 तुरंत टूट भी जाएगा। तुम यदि कोई लेट्स से FeSO4 डाल दोगे तो डिसोसिएट ही नहीं होगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि तुरंत टूटेगा और तुरंत इधर आ जाएगा। तो ये सिंपली सर्किट कंप्लीट कर देगा। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन निकला एक SO4 2- आ गया, और जैसे ही 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इधर आया, ठीक है, तो इसके पास एडिशनल चार्ज आ गया ना। तो अब देखो क्या हो रहा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 2K+ खींच लेगा, तो अभी भी न्यूट्रल रहा। समझ में आया, तो अब न्यूट्रल हो जाएगा ना ये। एवरीबॉडी ये समझ में आ रहा है कैसे न्यूट्रलिटी मेंटेन कर रहा है ये। तो कभी भी काउंटर चार्ज जनरेट होगा ही नहीं। इज दैट क्लियर। तो अब ये करता क्या है, आदित्य तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया। अरे यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन निकल, ये पहले न्यूट्रल था और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो अब तो पॉजिटिव हो गया ना, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो उसने क्या किया, एक SO4 2- को खींच लिया अपनी तरफ। तो अब 2 नेगेटिव चार्ज गया और 2 नेगेटिव चार्ज वाला आ भी गया, तो जितना चार्ज आ रहा है उतना चार्ज जा रहा है, तो न्यूट्रल नहीं हुआ। आदित्य इज दैट क्लियर। अरे ये सबको समझ में आया या नहीं आया। वायर में होता क्या है, चार्ज इलेक्ट्रॉन आता है इलेक्ट्रॉन जाता है, इसलिए न्यूट्रल रहता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया और SO4 2- मतलब इलेक्ट्रॉन गया और ये आया, आ रहा है चार्ज जा रहा है, आ रहा है चार्ज जा रहा है। हाँ, तो बैटरी थोड़ी तुम्हारा जिंदगी भर चलता है, बैटरी एक सर्टेन टाइम के लिए चलता है ना। थोड़े टाइम के लिए ही चलेगा, जितना भी चले। फाइन। तो उसके बाद क्या होगा, इधर इलेक्ट्रॉन आ रहा था एक्स्ट्रा, तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए 2K+ आ जाएगा यहाँ पे। फाइन, तो देखो हम ऐसा बोल सकते हैं, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द हाफ रिएक्शंस। ठीक है, इट मींस इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द हाफ रिएक्शंस। आदित्य ये लाइफ इंक्रीज नहीं करता, इसके बिना ये चलेगा ही नहीं। बाय मिनिमाइजिंग द रिवर्स पोटेंशियल। इस रिवर्स पोटेंशियल जो है इसको बोल देते हैं और लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। लिक्विड जंक्शन क्यों बोलते हैं, बिकॉज देखो ये लिक्विड और लिक्विड के जंक्शन पे काम करता है। ठीक है, ये लिक्विड और लिक्विड के जंक्शन की तरह काम करता है, तो इसको रिवर्स पोटेंशियल बोलो या फिर लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बोलो। ठीक है, ये लिक्विड के जंक्शन पे काम कर रहा है ना, सो दैट इज व्हाई विल कॉल इट
reverse potential or liquid junction potential. Is that clear? Everybody, is that clear or not? By minimizing, this is minimizing, this is minimizing. एवरीबॉडी, आगे बढ़ सकते हैं अब हम, आगे बढ़ सकते हैं। ओके फाइन। तो देखो, ट्राई अवॉइडिंग क्वेश्चंस। कुछ लोग पूछते हैं कि लेक्चर कब खत्म होगा, कुछ लोग पूछते हैं चैप्टर कब खत्म होगा। Why is that question required in the first place? Tell me. Can you avoid those questions? Fine. अब बात ये है कि ये प्रोसेस कब खत्म होगा। तो ये प्रोसेस तब खत्म होगा प्रतीक, जब ये रॉड का, जैसे जिंक रॉड की तो एक लिमिट है ना, ये जैसे जैसे सारा जिंक रॉड Zn2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, ये रिएक्शन बंद हो जाएगा। ठीक है, ये कब तक चलेगा? जब तक ये पूरा जिंक रॉड खत्म ना हो जाए। ठीक है ना, जिंक रॉड खत्म हो जाएगा तो प्रोसेस खत्म हो गया। फाइन। नाउ कमिंग टू selection of electrolyte for a salt bridge. K2SO4 भी खत्म हो सकता है, बिल्कुल खत्म हो सकता है, बट K2SO4 नॉर्मली एक्सेस में लेते हैं। हाँ, इन्वर्टर में भी इलेक्ट्रोड्स खत्म होते हैं, विल कम टू दैट। अभी हम लोग इस पे ही फोकस करते हैं। तो देखो, सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, हाँ, जैसे जैसे पूरा जिंक रॉड खत्म वैसे सेल रिएक्शन खत्म। अब बात करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट को सॉल्ट ब्रिज के लिए रख सकते हैं क्या? एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट को सॉल्ट ब्रिज के लिए रख सकते हैं क्या? एवरीवन टेल मी, किसी को भी रख सकते हैं सॉल्ट ब्रिज में इलेक्ट्रोलाइट? नहीं, इट मस्ट बी अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहेगा तभी तो। मान लो तुमने ऐसा सॉल्ट यूज किया जो डिसोसिएट ही नहीं होता है, तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड यूज कर लिया, ALN, तो कभी डिसोसिएट नहीं होगा, तो उसका कोई काम है? तो ये पहला तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। दूसरा क्या है? दूसरी चीज क्या है? द मोबिलिटी ऑफ कटायन, मोबिलिटी ऑफ कटायन शुड बी इक्वल टू मोबिलिटी ऑफ अनायन। ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को? एवरीबॉडी, ये समझ में आ रहा है? मोबिलिटी ऑफ कटायन शुड बी इक्वल टू मोबिलिटी ऑफ अनायन। देखो, समझने की कोशिश करो, मोबिलिटी का मतलब क्या है। मान लो इधर SO4 2- आ रहा है, इधर K+ जा रहा है, तो SO4 2- को इधर आने में जितना टाइम लगेगा उतने ही टाइम में K+ भी उधर चला जाना चाहिए ना। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? जितना स्पीड से SO4 2- जा रहा है उतने ही स्पीड से K+ को भी जाना चाहिए। यदि टाइम डिफरेंस हो गया तो उस पॉइंट पे तो न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं होगा ना। तो जितना फास्ट K+ मूव करता है उतना फास्ट SO4 2- को भी मूव करना होगा, तभी न्यूट्रलिटी मेंटेन होगा। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर और नॉट? जितने देर में जितना फास्ट Zn2+ मूव कर, सॉरी, SO4 2- मूव करता है, उतना ही फास्ट K+ को भी मूव करना होगा ना, तभी तो दोनों बराबर टाइम पे पहुंचेंगे और न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखेंगे। इज दैट क्लियर? जैसे तुम गाड़ी चला रहे हो टू व्हीलर, तो जो फ्रंट व्हील का वेलोसिटी है वही बैक व्हील का भी, रियर व्हील का भी वही वेलोसिटी होना चाहिए। ठीक है, तभी गाड़ी चल सकती है। लाइक वाइज हाँ, भी वैसा ही कुछ है, जितना देर में ये पहुंचा उतनी ही देर में इसको भी पहुंचना चाहिए, मोबिलिटी बराबर होना चाहिए। रिटन एवरीवन? ओके, इसमें किसी को डाउट है क्या? सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इज दैट क्लियर? फाइन। अच्छा, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट।
अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मान लो ये इलेक्ट्रोलाइट गया जाके प्रेसिपिटेट बना दिया, तो मान लो फास्ट और स्लो हो गया तो फिर नहीं होगा इलेक्ट्रिकल, दैट कैन नॉट बी यूज, मतलब वो सेल रिएक्शन रुक जाएगा। ठीक है अजीम, यदि एक फास्ट गया एक स्लो गया तो सेल रिएक्शन रुक जाएगा, न्यूट्रलिटी नहीं मेंटेन हो पाएगा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द आयन the ions should not form any precipitate, the ions should not form any precipitate with the electrolytes in the half reaction। ये समझ में आया? एवरीबडी इज दैट क्लियर? प्रेसिपिटेट बन गया तो डिस्टर्ब होगी ना, वो तो मेन सेल का वर्किंग ही डिस्टर्ब कर देगा। एवरीबडी इज दैट क्लियर? प्रेसिपिटेट बन गया तो ऑब्वियसली, अरे देखो मान लो यदि प्रेसिपिटेट बना दिया दोनों तरफ तो सेल रिएक्शन ही चेंज कर देगा, वो जो हमारा बेसिक काम था जिसको सोच के हमने सेल बनाया था वही बदल जाएगा, प्रेसिपिटेट नहीं बनने का ना, प्रेसिपिटेट नहीं बनना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे क्या है कि, ठीक है आई विल गिव यू एग्जांपल, should not form, okay sorry, should not form any precipitate, ठीक है, should not form any precipitate, ठीक है एवरीवन। फाइन, फॉर एग्जाम्पल मैं दे देता हूं, एग्जाम्पल क्या है देखो, मान लो तुम्हारे पास कुछ इस तरह के आयंस हैं, Ag प्लस Hg2 प्लस Pb2 प्लस या फिर Pb2 प्लस, जस्ट अ मिनट, Pl प्लस। if these are the ions present in a cell, यदि ये ions present हैं सेल में, तो कैन वी यूज, मतलब ये हाफ रिएक्शन में इस तरह के आयंस हैं, तो कैन वी यूज, देन KCl कांट बी यूज्ड, समझ में आ रहा है? ACl कैनॉट बी यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज, ये समझ में आ रहा है? क्यों? एवरीबॉडी समझ में आ रहा है? कि क्या करेगा, AgCl बना देगा, जो कि क्या होता है, व्हाइट PPT होता है, ठीक है, Hg2Cl2 बना देगा जो अगेन व्हाइट PPT होता है, PbCl2 बना देगा जो भी PPT होता है, लाइकवाइज TlCl बना देगा जो कि PPT है। और ऐसा भी हो सकता है ना कि ये PPT जो है, PPT जो सॉल्ट ब्रिज के, देखो अब होता क्या है, कई बार ये PPT बन जाता है यहीं पे, एग्जैक्टली यहीं पे, प्रेसिपिटेट यदि यहीं पे बन गया तो ब्लॉक कर देगा फर्दर मूवमेंट को। प्रेसिपिटेट जो बना वो तो पोरस मेम्ब्रेन को ही ब्लॉक कर देगा ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि the precipitate may block the porous membranes and further movement of ions will completely stop, ऐसा भी तो हो सकता है। एवरीबॉडी, एवरीबॉडी समझ में आ रहा है? प्रेसिपिटेट है, डायरेक्टली सॉल्ट ब्रिज के जहां से निकलते हैं वहीं पे जाके बन जाए। मोबिलिटी सेम ही होंगे क्योंकि वेदांत दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, ठीक है, मतलब K प्लस आया KOH से और H2SO4 से SO4 माइनस आया, तो ऑब्वियसली सेम ही होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ऑलमोस्ट मोबिलिटी सेम होता है। एवरीवन रिटर्न? फाइन, ओके, तो देखो ये है कंस्ट्रक्शन, और दिस वाज कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल, इसमें किसी को डाउट है? अब देखो सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, माउथ पे PPT नहीं बना तो नीचे बन जाएगा, वो भी प्रॉब्लम ही करेगा ना, कहीं भी PPT बनेगा प्रॉब्लम तो करेगा ही। कैसे करेगा?
TiCl भी बनता है ना पीपीटी, TiCl भी पीपीटी बनाता है, ये भी पीपीटी है, TiCl इज अगेन पीपीटी। सेल रिप्रेजेंटेशन देखो क्या है, सबसे पहले हमने लिखा एनोड, के बीच में क्या था, सॉल्ट ब्रिज, और फिर क्या है, कैथोड। हमने ऐसे ही बनाया ना एवरीबॉडी, एनोड पहले बनाया, फिर सॉल्ट ब्रिज, फिर कैथोड, यही सीक्वेंस है। तो एनोड हाफ रिएक्शन के लिए कैसे लिखते हैं, जैसे Zn सॉलिड, Zn2+, मान लो कॉन्सेंट्रेशन C1, ऐसे लिखेंगे, मतलब ये एनोड है, यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, और बीच में सॉल्ट ब्रिज के लिए दो डंडे बना देते हैं, ठीक है, मतलब ऐसा होता है ना ये, तो ये दो डंडा दिखा रहा है, दिस रिप्रेजेंट सॉल्ट ब्रिज, ये कॉन्वेंशन है। Ag+ प्रेजेंट नहीं है तो कर सकते हो KCl यूज, मतलब प्रेसिपिटेट नहीं बनाना चाहिए वेदांत, और कुछ नहीं, जो प्रेसिपिटेट बनाएगा उसको तुम यूज नहीं कर सकते। और कैथोड में क्या है, Cu2+, मान लो कॉन्सेंट्रेशन C2 से गया Cu में, सो ये हो गया सॉरी कैथोड, और इसका इस तरह से चलता है, मतलब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे उसी डायरेक्शन में हम इसको दिखाते हैं। तो हमारा सीक्वेंस तो ऐसे ही था, हमने एनोड लिखा, बीच में सॉल्ट ब्रिज के लिए दो डंडे बनाए, और कैथोड लिख दिया। इनके कॉन्सेंट्रेशन हम लिख सकते हैं C1 और C2। ओके एवरीवन, तो आज के क्लास में कोई डाउट है किसी को? किसी को डाउट है, आप पूछ सकते हो जो डाउट है। आज की क्लास में जो हमने पढ़ा है, कंस्ट्रक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डैनियल सेल विच इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। एक शॉर्ट रिव्यू दे दूं, तुम्हें रिवीजन करा दूं। सी व्हाट वी हैव लर्न टुडे, आज हमने क्या सीखा है। आज हमने बेसिकली सीखा है कि देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रिएक्शन, होमवर्क रुक जाओ, अभी अभी तक नहीं पहुंच पाए, थोड़ा सा सब्सटेंशियल करेंगे तो दूंगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल्स टॉपिक्स यदि, अच्छा प्रणव, यदि टॉपिक अलग सीक्वेंस में है सो डोंट वरी, आप क्वेश्चंस करते रहिए ना। टॉपिक्स यदि अलग सीक्वेंस में है मॉड्यूल में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चंस करते रहो उस सीक्वेंस में, जैसे जो हम लोग सीक्वेंस में करा है। अच्छा, हम लोग जो मॉड्यूल का सीक्वेंस तो कभी देखते नहीं थे, जैसे हमने कोऑर्डिनेशन में मॉड्यूल के सीक्वेंस के हिसाब से चले हैं, बट नॉर्मली तो सॉलिड स्टेट में भी नहीं चले थे। सीक्वेंस है क्या मैटर करता है ज्यादा, मतलब आगे पीछे कर सकते हैं ना, उसमें क्या है, अलग अलग बुक में तो अलग अलग ऑर्डर रहता है, कर सकते हो यदि तुम्हारे पास टाइम है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इलेक्ट्रिकल केमिकल सेल में सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में स्पॉन्टेनियस, और इलेक्ट्रोलाइटिक में नॉन स्पॉन्टेनियस, बेसिक डिफरेंस यही है। डैनियल सेल में, आज जिन्हें डाउट नहीं हो जा सकते हैं, डैनियल सेल में सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, और ये नेगेटिव की तरह काम करता है एनोड, क्योंकि जिंक जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव की तरह काम करता है। दोनों को कनेक्ट किया, न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए चलता नहीं है रिएक्शन। अब क्या है, सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं, सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, सॉल्ट ब्रिज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन कर देता है, इससे क्या होता है, सेल रिएक्शन चलता जाता है। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए मोबिलिटी सेम, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और प्रेसिपिटेट नहीं बनाना चाहिए आयंस के साथ। और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे है, रिप्रेजेंटेशन है एनोड, सॉल्ट ब्रिज, कैथोड। और किसी को कोई डाउट है, ये हमने पढ़ा है आज। K2SO4 का मोबिलिटी सेम ही होगा, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आए हैं वेदांत, इज दैट क्लियर? चार्ज से मोबिलिटी सेम होता है, तो मोबिलिटी इज द एबिलिटी टू मूव अंडर अ पोटेंशियल डिफरेंस, वो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। K+ छोटा है, SO4 2- बड़ा है, मोबिलिटी इज एबिलिटी टू मूव अंडर अ पोटेंशियल डिफरेंस। इसका डेफिनेशन हम आगे चल के पढ़ेंगे। मोबिलिटी इज द एबिलिटी, तो SO4 2- बड़ा है, और उसके ऊपर चार्ज भी ज्यादा है, तो साइज भी तो बड़ा है उसका, और K+ छोटा है बट उसका चार्ज कम है। तो मोबिलिटी का मतलब ये होता है एबिलिटी टू मूव, इट हैज नथिंग टू डू विद ओनली चार्जेस और ओनली साइज, इट डिपेंड्स ऑन चार्ज एज वेल एज साइज। SO4 2- बड़ा आयन है, दूसरी चीज उसके ऊपर साइज चार्ज भी ज्यादा है, तो वो फोर्स ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि ऊपर -2 चार्ज है, बट साइज बड़ा होने के कारण मूव फास्ट नहीं करेगा।
K प्लस का साइज छोटा है, चार्ज छोटा है, तो यू कैन नॉट कंपेयर स्ट्रेट अवे। अभी इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जनरल मान के चलो कि लगभग सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के जो भी आयंस आते हैं वो सब तेज भागते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के न्यू मॉड्यूल का डिस्कशन, नहीं नहीं वो तो नहीं हो पाएगा। अब कितना मॉड्यूल डिस्कस करें, पुराना नया, फिर तो प्रैक्टिस कर लो उसको, उसमें क्वेश्चन कुछ अलग थोड़ी होंगे, एक सेम टाइप की होंगे, ठीक है। देखो अलग अलग मॉड्यूल में क्वेश्चन कुछ अलग नहीं होगा, क्वेश्चन वैसे ही होगा, ठीक है। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, गुड बाय। होमवर्क भी रुक जाइए।